कराची की शाम आज कुछ अलग ही रंग लिए हुई थी। समुंदर की तरफ से आती हल्की नमकीन हवा शहर की गहमा गहमी को जैसे एक नर्म सा तासुर दे रही थी। देही इलाकों में छतों पर लोग जमा थे। किसी के हाथ में दूरबीन थी तो कोई बस आसमान को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। मगरिब की अजान के बाद अफक पर फैली नारंगी और जामनी रोशनी के दरमियान कुछ नजर आया तो अचानक किसी बच्चे ने खुशी से नारा लगाया, चांद नजर आ गया। और फिर जैसे पूरे शहर में मुस्कुराहटों की लहर दौड़ गई। रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही हर दिल झूम उठा। चेहरे अकीदतों से खिल उठे। रूह इबादत की लज्जत से हज उठाने लगी। मसाजिद में अलान की आवाज़ें गूंजने लगी। गलियों में बच्चे खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देते दौड़ने लगे। और घरों की खिड़कियों से झांकती रोशनियों में एक खास सा रूहानी सुकून महसूस होने लगा। आसमान पर बारीक सा हलाल चांद यूं चमक रहा था जैसे रात के माथे पर उम्मीद की एक लकीर खिंच गई हो। पूरे शहर में माह रमजान की पहली रात की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। उसी लम्हे कराची के एक पोश इलाके में वाक़या वसी और इस बंगले में भी एक खास सी हलचल मची थी। कुशादा लॉन में नरम पीली रोशनियों की कितारें जगमगा रही थी, यूं जैसे रमजान इस्तकबाल किया जा रहा हो। जबकि संगमरमर की सीढ़ियों पर खड़े मुलाजमीन आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए थे। बालकनी में खड़े परवेज हमदानी के हाथ में चाय का कप था, मगर नजरें सिर्फ चमकते हुए माहताब पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्होंने करीब रखी मेज पर चाय का कप धरा और हाथ उठाकर चांद की तरफ देखते दुआ पड़ी। फिर मुंह पर हाथ फेरकर वो कमरे में आए। उनकी अहलिया आस्था बेगम कमरे में मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो भी बाहर निकल आए। रमजान का चांद मुबारक हो बीबी जान। परवेज हमदानी सीधा अपनी वालदा के कमरे में गए, जहां उनकी बीवी और भाभी नफीसा बेगम पहले से मौजूद थी। उन्होंने झुककर बीजान के गले लगना चाहा तो उन्होंने बेटे को खुद में भींच कर उसकी पेशानी पर अपने बूढ़े होठों का लम्स छोड़ा। खैर मुबारक मेरा बच्चा, तुम्हें भी ये नेक महीना मुबारक हो। अल्लाह मेरे बच्चों को सुखी रखे और इस बाबरकत महीने में ढेरों ढेर इबादतें करने और सवाब कमाने की तौफीक दे, आमीन। सदके दिल से दी गई दुआ पर उन सबके चेहरों पर खुशी ने इन साथ की एक लहर दौड़ गई। खैर खैर मुबारक सबके मुंह से एक साथ निकला। आसफा बेगम और नफीसा बेगम भी एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद पेश करने लगी। उसके बाद गुफ्तगू का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया और वो सब बातें बिगाड़ने लगे। हिबा ने छत पर आकर चांद देख लिया था, दुआ भी पढ़ ली थी। अब वो फुर्ती से सीढ़ियां उतरती नीचे जा रही थी, क्योंकि उसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। आज की किस्त काफ़ी से ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो मिस नहीं कर सकती थी। वो अंधाधुंध सीढ़ियां उतरती नीचे जा रही थी जब ऊपर आते हैदर हमदानी से उसका जोरदार किस्म का तसादुम हो गया। उस टकराव पर जहां हैदर लड़खड़ाया, वहीं हिबा की आंखों के सामने भी तारे नाच गए। ये क्या बेहूदगी है? उसे फौरन तब जुड़ी तो बिछड़ गया। बेहूदगी कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आई। हिबा हमदानी ने अपनी हिटलर कजन को हस्बे मामूल गुस्से में देखा तो फौरन अपनी जुबान की जौहर दिखाए। बात बदल ली, झूठ बोलने और साफ मुकर जाने में तो वे वैसे भी माहिर थी। मैं तो चांद देख कर आई हूं ना, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। अंधेरा था इसलिए। उसकी स्पाट सर स्पात कटीली नजरें खुद पर जमी देख उसकी बेजा पटर पटर चलती जुबान को ब्रेक लगी। कर ली बकवास? उसने नतने फुलाकर पूछा। अच्छा खासा खुबरू और डैशिंग सक्सा ख्वामख्वाही जाविये बिगाड़ कर ड्रैगन बन जाता है। हिबा हमदानी ने कोड़कर सोचा, हाँ अब आप करेंगे या मैं जाऊं? उसे जल्दी से जान छोड़ाने की खातिर कहा, लेकिन मुकाबिल के तो तन बदन में जैसे आग लग गई। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, उसने दर्जती से उसका बाजू दबोचा तो हिबा ने फुर्ती से आंखें मीच ली। ये हलाको खान का जानशीन उसे एक आंख नहीं पाता था, लेकिन ना ही वो उसके मुंह लगना चाहती थी। फिर भी सामना होने पर ऐसी ऐसी बातें निकल जाती थी कि उसका पारा हाई हो जाता था। हिबा ने एक आंख की दर्द से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। वो उसे ही घूर रहा था, लिहाजा कसियानी होकर उसने आंखें खोल दी और डिठाई से मुस्कुरा दी। कसम ले ले, लड़की के अलावा कभी खुद को कुछ नहीं समझा। वो गले की गिल्टी को अंगूठे और अंगुली ऊँकी के दरमियान पकड़कर साफ कोई से बोली तो हैदर हमदानी ने एक जबरदस्त झटके से उसका बाजू छोड़ा और तकरीबन उसे धकेल कर आगे बढ़ा था। तेरी तो। हिबा हमदानी गिरते गिरते बची, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले थर्ड क्लास
नाज़ेबा अल्फाज ने उसका खून खौला दिया। वो मुड़ा और खूनख्वार नज़रों से उसे घूरता, उसकी जानिब लपका, लेकिन वो चीखती चिल्लाती ही भाग गई। बीजान! फुर्ती से वो सीढ़ियां उतरते उसने गला फाड़ा, तो वलीद दौड़ा चलाया। जबकि उसकी चीखें सुनता हैदर हमदानी इस पर 4 हरफ बेचता सीढ़ियां चढ़ गया था। वो जानता था कि साइको लड़की का इलाज करके वो खुद तो पागल हो सकता है, लेकिन हिबा हमदानी कभी नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकती थी। क्या हुआ है आपी? गिर विर गई हो क्या? टांग तो नहीं टूट गई? वलीद उसको छोटा भाई जो उसकी इज्जत ऐसे ही करता था तुर्फ फिटे मुंह है। बंदे की शक्ल मुबारक अच्छी ना हो तो चंद अल्फाज ही अच्छे फूट दे। उससे नाक मुंह चढ़ाकर बेजारी से कहा, जबकि हैदर हमदानी को अपने पीछे ना आता देख उसकी सांस बहाल हो गई थी। चल मोटे, टीवी चला। सावल यार, ड्रामे की किस्त बड़ी अच्छी है आज। उसने वलीद की भारी भरकम तोंद पर हत्थर मारा तो वो बिलबिला उठा। आप भी तुम मेरी जरा इज्जत नहीं करती हो। 14 साल का हो गया हूं मैं। फिर वो तड़पा। अच्छा, जैसे तूने मेरे गले में इज्जतों के हाथ डाले हुए हैं ना। मोटा हाथी मेरे हिस्से की सारी चीजें खुद हड़प कर जाता है और फिर से मुफ्त में इज्जत भी चाहिए। वो मुंह बनाकर बोली तो वलीद का बोंड खुल गया। ये ओवर एक्टिंग बाद में, पहले स्विच ऑन करो। उसका खुला मुंह देखकर उसके सर पर सिपट रसीद करती हुई धप से सोफे पर बैठी और रिमोट संभाल लिया। मीजा ने कहा कि आज टीवी नहीं चलेगा, सब नमाज और तरावी की तैयारी करें। उसने आंखें छोटी किए जताया। क्या? बीजान भी? उसका मुंह बन गया। अभी तो ईशा की अजान भी नहीं हुई। पहले मुसल्ले पर खड़ी हो जाऊं, मैं ड्रामा देखकर ही आऊंगी। उसने ढिठाई के सारे रिकॉर्ड ढूंढते स्विच ऑन कर दिया और अपना पसंदीदा ड्रामा देखने में गर्क हो गई। बीजान के 2 बेटे थे जो बाप के वफात के बाद माँ का वाहिद सहारा थे। उनकी शादियां अपनों में ही हुई थी। आसफा बेगम और नफीसा बेगम अपने खानदान की ही देखी बाली और इंतहाई नफीस तबीयत की मालिक सुगर और सिली शौहर थी। इसलिए बीजा ने उन दोनों को अपनी बहू बना लिया। चूंकि परवेज हमदानी बड़े थे इसलिए उनकी शादी पहले की। उनके 2 बच्चे थे। पहले सबसे बड़ी बेटी हादिया जो कि अब ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि एक बच्ची की माँ भी थी। वो दूसरा उनका बेटा हैदर था जिसे हंसी कभी छू कर भी नहीं गुजरती थी। हवा वक्त कड़ेले चबाए वो दूसरों पर जहर उगलने को तैयार रहता था। संजीदा खामोश इस कदर था कि अगर कोई थोड़ी देर उसके साथ तन्हाई में बैठ जाता वो कब्र जैसा गुमान होने लगता। वो बचपन से ही अलग थलग रहना पसंद करता था, इसीलिए ऐसा हो गया था। अलबत्ता बीजान के छोटे बेटे तबरेज हमदानी की अहलिया नफीसा बेगम जिस कदर बाशऊर थी, उनकी औलाद उतनी ही बदतमीज और अव्वल दर्जे की शरीर थी। उनके भी 2 ही बच्चे थे। बड़ी बेटी हिबा जो कि हैदर हमदानी से 9 साल छोटी थी और उसे शरारतें करने, खाने पीने, सोने और गला फाड़ कर हंसने के अलावा अगर कोई काम आता भी था तो वो टीवी के आगे बैठता था। वो कामचोर लड़की ना पढ़ाई में दिल लगाती थी और ना ही किसी और शय में। बस उससे चुगलियां करवाने का काम आसानी से लिया जा सकता था। इसके अलावा वो लोगों को कोसने में भी माहिर थी, जैसे हैदर हमदानी को गालियां निकालना या फिर उसके रवैये पर जलना कोड़ना। उस शख्स से तो उसे अल्लाह वास्ते का बैर था। वो सोचती थी कि लोगों के कज़न कितने अच्छे और केयरिंग होते हैं, लेकिन एक उसका कज़न था जो हर वक्त चंगेज खान बना फिरता था। जिल्लाते हैं का। खैर, उस जैसी पटाखा लड़की का फिलहाल पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई सानी नहीं मिलता था। ताहम उसका छोटा भाई वलीद हमदानी से सबसे ज्यादा फिक्र खाने की होती थी और कभी वो अपने बढ़ते बढ़ते वजन की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। उसमें बैक वक्त 2 खसूसियत पाई जाती थी। पहली ये कि वो सब कुछ खा लेता था और दूसरी ये कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेता था। और उसके बाद डकार लेकर वो बोझल आंखों से हिबा की बकवास सुनता, जो वो अक्सर डांट खाने के बाद उसके पास आकर भड़ास निकाला करती थी। गर्ज है कि हमदानी हाउस में अगर शरारतें थी तो सिर्फ हिबा और वलीद के दम से। ईशा की अजानें हो रही थी और हिबा थी कि काउन लपेटे बस अपने ड्रामे में मगन थी। नफीसा बेगम उस तरफ आई तो उसके सर पर हल्की सी चिपट रसीद करते बोली, बंद कर दो टीवी, अजान हो रही है, जाकर नमाज और तरावी की तैयारी करो। उन्होंने जवान बेटी को कोसा जिसे उम्र के न जाने कौन से हिस्से में अकल आने वाली थी। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ। उसे बुरा तो लगा, लेकिन फिर एहसान के एहतराम में आवाज उसने बंद कर दी। नफीसा बेगम चली गई और जैसी अजान खत्म हुई उसने दोबारा से वॉल्यूम बढ़ा दिया। हैदर उस वक्त नमाज नहा धोकर मस्जिद जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि बीजान अपने कमरे में तस्बीह के दाने फेरते
दरूद शरीफ पढ़ रही थी। वलीद हिबा के साथ जमकर बैठा बिरयानी की प्लेट चट कर रहा था। हाय अल्लाह, देखो देखो, ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है। वो अचानक बोली, कौन, ड्रामे वाली या तुम? वलीद ने भरे हुए मुंह से इस्तफार किया, चुप कर मोटे, वरना बीजान को बता दूंगी कि तुम रोज़ा शुरू होने से पहले ही आधा किचन साफ कर जाते हो। हिबा ने फौरन उसके सर पर झांपड़ रसीद किया तो वह जुबान दांतों में आते ही उसका बूंद खल खुल गया, जबकि बिरयानी का मलगूबा किसी वाहियात हमसाए की तरह उसके मुंह से झांकने लगा। देखो आप, रमजान में ना झूठ बोलना गुनाह होता है। वो कुछ पल उसे घूरियों से नवाजते रहने के बाद बोला, हालांकि ये रात का खाना था और बिरयानी इसके अपने हिस्से की थी, और ज्यादा खाना भी गुनाह होता है क्या? और मुंह पर टेप लगाकर बैठो, इतना अच्छा सीन आ रहा है। हिबा ने आंखें सुकेर कर कहा। उसी लंबी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। हैदर साहब नीचे आ रहे थे। हस्बे मामूल उसका चेहरा सीधा था और आंखें सर्द, जैसे ही वो उसके घर के शोर शराबे से अलग किसी और ही दुनिया का आदमी हो। वो सीधा ड्राइंग रूम में आया और टीवी की आवाज कुछ ज्यादा महसूस होते ही वो रुक गया। चमदमे से तो दोनों बहन भाइयों को नाकारी से घूरा। वलीद, नमाज के लिए जाना है तुमने, और तुम तरावी के वक्त क्या देख रही हो? बंद करो इसे। शर्ट के बटन बंद करता वो सख्ती से बोला तो वलीद फुर्ती से बिरयानी की प्लेट साफ करने लगा। आ रहा हूँ भाई, बस आ रहा हूँ। ये ख्वामख्वाह हंसकर बात उड़ाने की नाकाम कोशिश थी, जबकि हिबा हमदानी टस से मस्ता हुई। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता? मैंने कहा बंद करो इसे। उसकी गरजदार आवाज पर उसने नकूश बिगाड़ कर रिमोट पर ग्रिप सख्त कर ली। हिबा, वो करीब आया। उसके वजू के अज़ा गीले थे, लेकिन वो अभी ताज़ा वजू करके आया था। जबकि वलीद फौरन प्लेट समेत दोनों के दरमियान से सरक गया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अब जंग छिड़ने वाली है। तुमने नमाज नहीं पढ़नी? वो उसके सर पर खड़ा बाज बर्स करने लगा। पढ़ लूंगी, लेकिन आपको अपनी नमाजों की फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। वो बदतमीजी से खोया हुई, जो कि उसकी फितरत का खासा था। हैदर के माथे की रग भड़की और फिर अचानक उसने झुकते हुए रिमोट उसके हाथ से लेकर टीवी बंद कर दिया। इसी इस्लाम में पानी के चंद कतरे उसके बालों से टपक कर हिबा के मुंह पर गिरे थे। वो एकदम झंझला उठी। क्या मुसीबत है, बंदा अपनी मर्जी से कहीं बैठ भी नहीं सकता, वो चिल्ला कर कहती। वो हंसी हुई तो हैदर हमदानी ने उसके रवैये पर उसे शर्म दिलाती और काट खाने वाली तीखी नजरों से घूरा तो इसका एहतजाज वहीं पर थोड़ा हो गया। ये शरीफ लोगों का मजहबी गिराना है, यहाँ तुम्हारी शैतानियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके जवाबी हमले पर वो हौनक रह गई। रमजान का चांद नजर आते ही शैतान को जकड़ लिया जाता है। पता नहीं तुम कैसे आजाद फिर रही हो, चबा चबा कर कहता उसे जहर से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। हिबा का पारा वाकई चढ़ गया। आप मुझे शैतान कह रहे हैं? उसे यकीन ना हुआ। नहीं, मैं तुम्हें शैतान नहीं कह रहा, लेकिन जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, यकीनन शैतान कंफ्यूज हो जाता होगा। वो आखिर में नरम पड़ा कि बहरहाल लफ्जों का चुनाव ठीक नहीं था। ताहम हिबा को पतंगे लग गए। उसे बवे चका कर उसे देखा। आपको देखकर लगता है कि रमजान में वाकई शैतान कैद हो जाते हैं और इसकी जगह आर्जी ड्यूटी दूसरे लोगों को दे दी जाती है। और रही मेरी नमाज की बात, तो इसकी आप फिक्र मत करें, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। आपको इंस्पेक्टरी जाने की जरूरत नहीं है। उसे बाजू सीने पर लपेट कर करारा सा जवाब दिया तो हैदर की रगों में शरारे दौड़ उठे। जुबान संभाल कर बात किया करो मेरे सामने। जिस दिन मैंने तुम्हारी लैंग्वेज में जवाब देना शुरू किया, उस दिन खुद को पहचानने लायक नहीं रहोगी, समझी? उसे शहादत की उंगली दिखाते बोला, जबकि वलीद वापस आया था और उनकी इस आखिरी बात पर उसकी गुनाहगार आंखों ने सुनी तो वो सर झुकाए खी खी करने लगा। क्यों हंस रहे हो मोटे? हिबा ने उसे लुटाड़ा। मैं तो दुआ पढ़ रहा था। वो साफ मुकरा। तुम दोनों वाकई बहन भाई लगते हो। हैदर हमदानी ने झंझलाकर तबसरा किया। आप तो जैसे फौजी अकेडमी से पास होकर आए हुए लगते हैं। उसे उधार रखना सीखा ही कब था? तराक से जवाब देते सामने के मुंह पर मुंह मारती थी। बीवी जान इस वक्त वहां तशरीफ लाई तो उन सबको एक साथ खड़े देख अखज कर लिया कि कोई संजीदा ही मामला था। वो संजीदा मामला हैदर और हिबा की लड़ाई के सिवा और क्या हो सकता था? तुम सब ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी? बीजान ने इस्तफामिया नजरों से सबके चेहरों का जायजा लिया। बीजान, मैं वजू करने जा रहा था। वलीद फौरन किसका, मैं भी जा रही थी बीजान, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं है। उसने करकियों से हैदर को देखते हुए कहा।
जाओ हैदर, देर हो रही है मेरा बच्चा। उन्होंने हैदर का लाल बब्बू का चेहरा देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये क्यों जाएंगे बीजान? ये पहले सीसीटीवी कैमरा बनकर सब पर नजर तो रख लेना कि कौन क्या कर रहा है। वो बदतमीजी का मुजाहरा करने लगी तो बीजान ने आंखें निकाली। हिबा, तमीज से बात किया करो, तुमसे 9 साल बड़ा है था। वो मुठ्ठियां मीच था, बाहर निकल गया। वलीद भी वजू करके उसके पीछे ही दौड़ा था। आप इन्हें भी तो समझाया करें ना बीजान कि मैं इनसे 9 साल छोटी हूँ, फिर क्यों हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं? उससे भी लाड से बीजान के गले में बाहें डालकर बच्चों किसी मासूमियत से कहा तो मुस्कुरा दी। चांद मुबारक हो बीजान। उसे याद आया तो वो उनके सीने से लग गए। अरे चांद मुबारक, अल्लाह इस नेक महीने के सदके मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। उन्होंने इसकी पेशानी चूम कर दुआ दी तो मुस्कुरा कर रह गई। रात रफ्ता रफ्ता गहरी होकर शहर के करीब पहुंच रही थी। हमदानी हाउस में खामोशी का आलम था, मगर किचन की जानिब से बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी थी। नफीसा बेगम और आसफा बेगम सहरी की तैयारी में मसरूफ थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी। पराठों की खुशबू और इश्तहार अंगेज खानों की महक सारे घर में फैल रही थी। बीजान अपनी तस्बीह हाथ में लिए डाइनिंग टेबल के करीब आकर बैठ गई थी। हिबा और वलीद को उठाया किसी ने? उन्होंने अचानक से पूछा, क्योंकि सबने वक्त पर जाग जाग जाना था सिवा उन दोनों के। उन दोनों को उठाना भी एक जहाद है बीजान। आसफा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो सब हंस पड़े। उसी लम्हे हैदर हमदानिया सीढ़ी उतरता नीचे आया। उसकी नींद से बड़ी संजीदा बावकार आंखों में एक अजीब सा नशा था। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी घसीट कर बैठे उसने जैसे सलाम चढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, बीजा ने प्यार से कहा। हैदर ने एक नजर इधर गिर्द डाली। ये बार वलीद नहीं थे, मतलब सुकून ही सुकून। लेकिन अगले ही पल बीजा ने उसके इत्मीनान की धज्जियां बिखेर कर रख दी। वलीद, बेटा, इन दोनों को तो जगा दो। इस वक्त आसफा बेगम और नफीसा बेगम दोनों लाजमात टेबल पर लगा रही थी, जबकि किचन में बाकी सामान भी फैला रखा था। इससे दोनों के पास सर घुसाने का वक्त भी नहीं था। तभी बीजान ने ये महज सर करने के लिए हैदर हमदानी को चुन लिया। हैदर ने सुस्ती से उन्हें देखा, चंद में सोचा और फिर बगैर कुछ कहे उठकर चला गया। यानी वो जबरदस्ती जा रहा था। उसे कमरे का दरवाजा धकेला तो अंदर मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। हिबा कंबल में लिपटी गहरी नींद सो रही थी और साथ ही दूसरे बेड पर भी वलीद के खराटों की आवाज भी आ रही थी। हैदर ने माथे पर हाथ फेरा, फिर वो आगे बढ़ा और कंबल खींच लिया। उठो। हिबा ने फुर्ती से घुटने सीने से लगा लिया और बंद आंखों से मनमनाई। वलीद, फैन ऑफ कर दो, ठंड लग रही है। हैदर का सफर जैसे जवाब दे गया था। हिबा, उसकी आवाज सारा बुलंद हुई, लेकिन उस लड़की के कान पर जू भी ना लगी। हिबा, हिबा, उठ भी जाओ हिबा। उसका बस नहीं चल रहा था कि रख कर एक थप्पड़ उसके अहमरीन काल पर जड़ दे, मगर वो खुद पर कंट्रोल किए हुए था और वो उसे हाथ लगाने से भी कतरा रहा था। हिबा, वो चीखा तो किसी मुर्दे की मानित कफन फाड़ कर बैठे। क्या हुआ? आग लगी क्या? वो हड़बड़ाई। फटी आंखों से उसने देखा, फिर आंखें मलते हुए उसकी मौजूदगी का यकीन किया। हैदर हमदानी अपनी तमाम तवज्जोहत और शानदार पर्सनालिटी के साथ उसके करीब खड़ा गजब ढा रहा था। एक पल के लिए हिबा का दिल धड़कना भूल गया। उसकी मखमूर आंखें और घनी दाढ़ी देखती सुन रही थी, फिर यकदम होश की दुनिया में पड़ गई और उसकी जानिब हिजरत किए दिल को वापस खींच लाई। ओ आप, वो भला उसके कमरे में क्या कर रहा था? वो भी इस वक्त? शायरी का वक्त हो गया, उठ जाओ, उससे ठंडे लहजे में बताया। अभी तो बहुत टाइम है। उसे घड़ी की तरफ देखा और दोबारा लेट गई, जबकि वो उसे नजरअंदाज करता वलीद की जाने पड़ा था। तुम भी उठो, तुम्हारी टैंकी बढ़ने में वैसे भी इतना वक्त लगता है। वो तंजिया बोला तो सोती बनती ही अचानक हंस पड़ी। पराठे बन गए? वलीद खसमसा कर उठा तो हैदर ने से घूरा। अगर 2 मिनट में नीचे ना आए ना तो पराठे हमसायों का घर भिजवा दूंगा। उसे गुस्से से बाहर कराया। धमकियां तो ना दे भाई, आ रहा हूँ। अब तो हिला कर ही रख देते हैं। वलीद ने फौरन उठकर बैठते हुए कहा, जबकि हैदर जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया। उठ जाओ अपी, वरना आज तुम्हारे हिस्से की सहरी भी खा जाऊंगा। वलीद ने जूते अड़सते हुए नींद में जाती हिबा को धमकाया। मैं तुम्हारा खून भी पी जाऊंगी। वो करंट खाकर उठी थी कि वलीद का तो कोई एतबार ही नहीं था। वो वॉशरूम में घुसा, जबकि हिबा अपने बिखरे बालों का जोड़ा बनाने लगी थी। चंद मिनट बाद दोनों नींदज़दा हालत में डाइनिंग टेबल पर आ बैठे थे। माशाल्लाह, वीजान ने कहा।
آج تو وقت پر آ گئے، آپ کے جلاد پوتے نے جو اٹھایا تھا میں۔ ہبا نے فوراً حیدر کی جانب اشارہ کیا۔ ہبا، تبریز حمدانی نے اسے ٹوکا، انتہائی منہ پھٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ہبا نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی، اپنے باپ کی موجودگی کو نظر انداز کر گئی تھی اور یوں ہی زبان سے پھسل گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گیا اور پھر سب نے کھانا شروع کیا۔ ولید نے فوراً پلیٹ بھر لی اور پھر ولید نے چائے کپ میں ڈالی۔ وہ چائے کا بے حد شوقین تھا۔ آج تو میں سب کھا جاؤں گا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تم روز ہی کھاتے ہو ولید؟ ہبا نے آنکھیں دکھائی۔ اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی، وہ سب کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے اور پھر سب اس خاموشی کو ولید کے زبردست ڈکار نے ہی توڑا تھا۔ استغفار، یہ سختہ میجان بولی تو سب کے کہہ کے پھوٹ پڑے۔ روزہ رکھ کر گویا اس نے احسان کیا تھا اور ولید نے احسانی عظیم۔ دونوں بہن بھائی لاشوں کی طرح ہی پڑے تھے، بس سانس آ رہا تھا، حرکت گویا کرنا حرام ہو ان پر۔ حیدر حمدانی کی نظریں ان پر پڑی تو بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ ہونٹ دباتا قریب آیا۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ گزرتے اس نے بانگ دی تو ہبا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے امام صاحب، آپ چلے، ہم آتے ہیں۔ اسے جلے کٹے لہجے میں کہا تو بنا اثر لیے باہر نکل گیا۔ ولید اتنا سا منہ لے کر مرے مرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے لپکا، جبکہ وہ بھی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ افطار کے بعد اس کا بدن گویا شل ہو گیا تھا۔ ولید تو بستر میں دبک گیا جبکہ ہبا حمدانی نے عشاء کی نیت باندھ دی۔ محض 8 رکعت نماز تراویح پر ہی اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا، لہٰذا اس نے 12 رکعتیں پڑھ کر جان چھڑوا لی اور نماز مکمل کرتے ہی ٹی وی آن کر لیا۔ ہبا، سو جاؤ، سحری میں اٹھنا بھی تو ہے۔ نفیسہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ اچھا امی، سارا دن آپ ٹی وی نہیں دیکھنے دیتی، اب بھی ڈرامہ نہ دیکھوں کیا؟ اسے اعتراض تھا۔ ٹھیک ہے پھر جاگتی رہو، لیکن سحری پر وقت پر نہ اٹھی تو میں جگانے نہیں آؤں گی۔ انہوں نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، وہ مہربانی کر کے اس ہٹلر کو بھی نہ بھیجیے گا، ایسے جگاتے ہیں جیسے زلزلہ آ رہا۔ اسے پھر حیدر حمدانی کی بے عزتی کی، جبکہ کچن میں کھڑے اس نے بخور یہ بات سنی تھی اور دانت پر دانت جمائے تھے۔ سیدھی ہو جاؤ گیا، کسی دن مجھ سے نہ پٹ جاؤ گی تم۔ انہوں نے چمٹا لہرایا اور پھر کچن میں واپس چلے گئی، جہاں حیدر کی موجودگی نے انہیں خچر کر دیا تھا۔ وہ پانی پی کر وہیں چلایا جہاں ہبا ٹی وی کے آگے بت بنی بیٹھی تھی۔ تمہیں آخر مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ اپنی ہر بات میں مجھے کیوں گھسیٹ کر لاتی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر درشتی سے بولا۔ ایکسکیوز می، میں نے آپ کو کب گھسیٹا؟ تے بھاری وجود میں نے نرم ہاتھوں سے ہلائے نہیں ہلے گا۔ اسے دہن ناک منہ چھڑائی تھی۔ کاش اسے گھسیٹ سکتی تو اٹھا کر کسی گٹر میں ڈالاتی۔ خسکم جہاں پاک۔ وہ پھر سے ڈرامے میں مگن ہو گئی۔ تمہیں کب تمیز آئے گی؟ وہ تین ملا اٹھا۔ جب آپ بوڑھے ہو کر مر جائیں گے تب آپ کی اولاد سے سیکھ لوں گی تمیز۔ اب چاہیں آپ یہاں سے، میرا ڈرامہ خراب مت کریں۔ اس کی سرکشی اور ہر دھرمی کی مثال ملنا ناممکن تھی۔ حیدر حمدانی کا دماغ یکدم چنچنا اٹھا۔ اسے آؤ دیکھا نہ تھا، اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے سے اٹک آئی۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کا دل دھڑک اٹھا اور وہ پھر پہنچا کر رکھی۔ تاہم حیدر حمدانی نے اثر لیے بنا اس کا بازو دبوچا سے بی جان کے کمرے میں لے گیا، جو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ بی جان، اسے سمجھا دیں، آئندہ اگر اس نے میرے خلاف زہر اگلا یا میرا نام بھی لیا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، اور یہ میں اسے آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ کان کھول کر سن لو، سمجھی؟ پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے چھوڑا تو بی جان کے پہلو میں گر سی گئی۔ آنکھوں میں یک یک نمکین پانی جمع ہو گیا۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپا کر رو دی۔ حیدر حمدانی نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ وہ ان کی گود میں سر چپکائے بلکنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہبا؟ ضرور تم نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے، تم سے بڑا ہے، تھوڑا لحاظ کیا کرو، لیکن تم ہر بار اسے غصہ دلا دیتی ہو۔ اچھا چپ کرو، بس مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دھوپ چھاؤں کی مانند کبھی اسے ڈپٹ رہی تھی تو کبھی پچکارنے لگتی تھی۔ ہبا حمدانی کا سانس سوکھ چکا تھا، رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ بی جان نے اسے چپ کروا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن وہ سو نہیں پائی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا، اور اس لیے نہیں کہ حیدر نے اسے ڈانٹا تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنی بدلتی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس رویے سے تکلیف پہنچی تھی اور وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔
दिल एकदम क्यों मचल उठा था, क्यों हैदर हमदानी के लिए बिलक रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन बिला वजह उसने रोज़ा छोड़ दिया और उसकी वजह से उसने सबसे दोबारा डांट भी खाई थी। और उसके बावजूद उसने घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही अफ्तार बनाने में मदद की थी। नफीसा बेगम अपनी फूहड़ बेटी को महज कोसनों से ही नवाज सकती थी, सो सलावातें सुना रही थी, मगर वो कान बंद किए कमरे में दुबकी पड़ी थी। हैदर हमदानी भी उसका सामना नहीं हुआ था उसके बाद, और ना ही उसकी वो शक्ल देखने की रवादार थी। वलीद से भी वो झगड़ा करके कमरे से निकाल दिया था उसको, और वो अलग मुंह फैलाए बैठा था। हिबा हमदानी का दिमाग तो कभी ऐसे हुआ नहीं था जैसे आज उसका मीटर शॉर्ट हुआ था। ताहम ये सब सिर्फ 2 दिन पर महीद था। उसके बाद वो फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन एक तब्दीली जो उसमें आई थी वो ये थी कि अब वो पहले की तरह हैदर हमदानी के साथ जुबान दराजी नहीं करती थी, बल्कि उसने सिरे से ही उसे मुखातिब करना ही छोड़ दिया था। वो बस अपने काम से काम रखती थी, लेकिन जुबान की गोहर अफसानियां चू की तू जारी सारी थी। हिबा जाग रही थी, मगर ना जाने क्यों बदन पर कसमंदी सी छाई हुई थी, इसलिए उठने का उसका दिल ही नहीं कर रहा था। अलबत्ता वो घुटनों में सर्दी खुद को उठाने की कोशिश में मसरूफ थी। हैदर हमदानी अंदर आया तो उसका अंदाज देखकर से तेज आया। उठ गई हो तो नीचे भी आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ ना नौकर खड़े नहीं है जो तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे। वो बिगड़ कर बोला तो हिबा ने नींद से बोझल पलके उठाकर उसका सुलगता हुआ चेहरा दिखा। आ रही हूँ कुछ देर बाद। जिंदगी में पहली बार, हाँ यकीनन पहली बार, उसने सीधा जवाब दिया, वो भी हैदर हमदानी को। वो इस वक्त सांस रोके उसे देख रहा था। चांद तो अपने वक्त पर सही सलामत ही निकला था, जाने सूरज सुबह कहाँ से तुलू होना था। कुछ देर बाद कुछ नहीं बचेगा। उसे हैरत तो हुई उसके लबो लहजे पर, मगर फिर मुतमईन हो गया कि सच शुक्र उसकी सख्ती काम करके। अगर वो पहले इस बार दोस्त जमा था तो उसकी जुबान बर वक्त लगाम डाल देती। खैर, उसने जताना मुनासिब समझा। क्या मतलब? वो नासमझी से पूछने लगी। वलीद नीचे, उसके होते हुए किसी चीज का बच्चा ना नामुमकिन है। अलबत्ता हिबा हमदानी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खामोश रह गई। हैदर हमदानी उस पर एक निगाह डालकर चला गया। उसके जाते ही उसने सुकून की सांस ली और अपने दिल की अथल पुथल होने का जवाब ढूंढती रह गई। आज खानदान में किसी के यहाँ अफ्तार पार्टी थी, इसलिए बीजान ने सुबह ही सबको कह दिया था कि वक्त पर तैयार हो जाए ताकि तख्लील ना हो। वो वैसे भी वक्त की पाबंद थी और ये बात सबको मालूम थी, इसलिए उन्होंने पल्ले से बांध दी थी। ताहम हिबा हमदानी ने हमेशा की तरह तैयार होने में खासा वक्त लिया था। वलीद भी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकला हुआ था, इसलिए मुकर्रर वक्त पर तैयार नहीं हो सका। अबी जान ने गुस्से के आलम में घर सर पर उठा लिया था। वैसे भी उनकी चहेती बांजी के अवतार का एहतमाम था और वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जो तैयार है वो साथ चले और बाकी सब घर बैठे। लेकिन परवेज साहब ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि वो बीजान और बाकी सबको लेकर जा रहे हैं, और हैदर हमदानी को हुक्म दिया कि वलीद और हिबा को अपनी गाड़ी में लेकर फौरन पहुंचे। हैदर इसने हुक्म पर नामे पर तिल मिलाया था, लेकिन उन्होंने उसकी एक न चलने दी और फौरन से रिश्ते बीजान को लेकर वो निकल गए। और वो तपाहो उस तरफ आया जहां वलीद नंग धड़ंग सा पहनने के लिए कोई शर्ट ढूंढ रहा था। जीन्स वो पहले ही पहन चुका था। जल्दी करो वलीद, तुम्हारी वजह से इतने लेट हो गए हैं। वो इस पर भरम हुआ। अच्छा, सब मुझे ही जनाए जा रहे हैं? कोई हिबाफी को कुछ कुछ नहीं क्यों नहीं कह रहा? वो पिछले 2 घंटे से शीशे के सामने बैठी हुई है। उसने सारा नजला हिबा पर गिरा दिया। तो पहले ही परवेज साहब की सलवातें सुन चुका था, अब हैदर का लेक्चर सुनने का उसका मूड नहीं था। हैदर हमदानी उसकी बात सुनता हिबा के कमरे में पहुंच गया। कितनी देर है तुम्हें? प्रोग्राम कल नहीं है, आज है, और अभी आधे घंटे में रोजा अफ्तार होने वाला है। उसने घड़ी देखते हुए उसे डांटा, क्योंकि वो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। वो रोजे में जल्दी जल्दी हाथ नहीं ना चलता मुझसे। वो ना चाहते हुए भी खफकी से बोली थी। अच्छा, और ये तुम्हारे किसी होते सोते का वलीमा है जिस कदर तैयार होकर जा रही हो? तो उसके लाइट मेकअप पर चोट करते हुए बोला था। जाओ और मुंह धो के रहो। उसके हुक्म पर उछल पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे जुबान दराजी करती, मगर उसे अब मजबूर कर रहा था। मैंने इतनी मेहनत की है। वो रोहानसी हुई, मुंह धोकर आती हुई, या मैं चला जाऊं?
उससे दो टोक अंदाज में कहा तो आंसू भी थी। वॉशरूम में घुस गई। वॉश बेसिन पर झुकते, मुंह पर छुपा के मारते, न जाने कितनी गालियां उसने हैदर हमदानी के नाम की थी। वो फिर सू सू करती तोलिया से चेहरा खुश्क करती बाहर आई। हैदर हमदानी अभी तक वहीं खड़ा था। हिबा ने चुपचाप सैंडल पहने और उसके साथ बाहर आ गई। हाँ, मेकअप कहाँ गया? उसके सवाल पर उसे घूर कर आ गई। जो वो खी खी करता गाड़ी में जा बैठा। तमाम रास्ते वो खिड़की की जाने मुंह के बैठी रही। उसने लम्हा भर को भी उस शख्स पर निगाह डालना गवारा नहीं किया था। वापसी पर तबरेज साहब की गाड़ी में नफीसा बेगम के साथ वापस आई थी। मीजान अच्छी बली गई थी, लेकिन अफ्तार पार्टी में उन्होंने जी भर के बद परहेजी की थी, जिसकी वजह से उनका माथा खराब हो गया था और रात को उनकी इतनी हालत बिगड़ गई कि हमदानी हाउस की दीवारें करला उठी। सब सब बेहद परेशान थे, लेकिन हिबा हमदानी काफी से ज्यादा रो चुकी थी। बीजान उसकी जान थी। वो बचपन से अब तक उनकी लाडली और चहेती थी। अगली सुबह हादिया भी अपनी बेटी मिशाल के साथ यहाँ पहुंच चुकी थी। बीजान अस्पताल में दाखिल थी और इस वक्त घर के मर्दों की धूड़े लगी हुई थी। सब उनके लिए दुआ कर रहे थे और उनकी खराब तबीयत के मुतालिक तशवीश ज़दा थे। हादिया ने इस हालत में हिबा को संभाला हुआ था। इतनी परेशानी फैली थी कि किसी को अपना होश तक नहीं था। सबको बीजान की पड़ी थी और सबकी दुआएं बलाकर रंग लाई। बीजान सेहतयाब होकर अगले चंद दिनों में घर वापस आ गई थी और घर की रौनक बहाल हो गई थी और पहले जैसी चहल पहल होने लगी थी। सब सब सुबह शाम बीजान के कमरे में ही पाए जाते। हिबा हमदानी भी उनके बेड की पायंती पर बैठी उनकी टांगें दबाती रहती। उनकी शरारतें और भेंडंगी मसरूफियात खत्म हो गई थी। वो बस बीजान की खदमत में जटी रहती थी। उस रात हैदर हमदानी बीजान से मिलने के लिए आया तो उसे देखते ही हिबा ने सर झुका लिया। कैसी तबीयत बीजान? उनका हाथ थाम कर पूछने लगा। अल्लाह का एहसान है बेटा, अब तो कुछ बेहतर हो। वो मुस्कुराई। बस फिर जल्दी से पहले की तरह उठकर भागने दौड़ने लगे, वरना मेरी तसल्ली नहीं होगी। उसने मजाहिया अंदाज में कहा। वो हंस दी। भागती दौड़ती तो मैं पहले भी नहीं थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं है। वो पहले मुस्कुराई और फिर अपनी तकलीफ का रोना रोया। अल्लाह खैर करेगा, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसने उनका हाथ थपथपाया और फिर निगाह उस अल्हड़ दोशीज़ा पर पड़ी जो यहाँ मौजूद होने के बावजूद जैसे नहीं थी। ऐसे गुमसुम तो वो कभी ना रही थी। हिबा, एक गिलास पानी देना। उसने मुखातिब किया तो हिबा सर हिलाकर उठती बाहर चली गई। उसके चेहरे पर जैसे थकान उतर आई। पीछान की नजरों से बहुत पड़ा। ये थकन किसी तौर मुख्फी न रही थी। उनकी जहां दीदा आंखों से, मैं अब जल्दी से ठीक होकर ना तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ हैदर। उसने चौंक कर पीछान की तरफ देखा, फिर उनकी अजीब सी बात पर जैसे हंस पड़ा। क्यों, मैं ऐसे छड़ा छांट आपको अच्छा नहीं लगता क्या? उसने अब्रोच कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। छड़े छांट पोते के सहरे के फूल खिला देने हैं, तो फिर आसानी से मर भी तो सकूंगी ना। उनकी फरमाइश अजीब थी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे बीजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? उसने उन्हें टोका। तभी मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो वो मसरूफ हो गया। इतने में हिबा उसके लिए पानी ले आई थी, लेकिन वो बाहर निकल गया था। उसे शदीद ताव आया, लेकिन फिर वही गिलास उसने अपने मुंह से लगा लिया। बीजान ने उसकी हरकत को नोट किया और मुस्कुरा दी थी। बीजान ने तबरेज हमदानी और परवेज हमदानी समेत अपनी बहुओं को बुलाकर उनके सामने हैदर की शादी का मसला उठाया। और ये कोई मसला नहीं था, बल्कि जिसके साथ वो शादी करना चाह रही थी उसका मसला था। भला हिबा हमदानी, और वो भी हैदर हमदानी के साथ। ये तो अच्छे भले घर को सुकून काट करने के मुतरादिफ था। बीजान, ये कैसे मुमकिन है? नफीसा बेगम ने इस्तहजाइया कहा। हिबा बहुत छोटी है। आसफा को भी तरस था। उम्रों का कोई फर्क नहीं होता है। तुम्हारे ससुर मुझसे 12 साल बड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हयात थे हमारे खूब बनी रही। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई, लेकिन ये दोनों तो सिर्फ चंद पल ही एक साथ नहीं गुजार सकते, कचा सारी जिंदगी। परवेज साहब भी कुछ कह ही रहे थे, लेकिन बीजान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा परवेज, अभी वो बच्ची है। जब निकाह होगा तो अकल आ जाएगी उसे। फिर मरने से पहले अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती है। बस बात अब यही खत्म हो गई थी। फिर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो चू चढ़ा करता। हैदर हमदानी ने भी बीजान की आरज़ू पर दिल पर पत्थर रख लिए थे। जबकि हिबा हमदानी ने खबर सुनी तो वो हक पक रह गई। इतना वगैला किया और शोर मचाया, और ये बात उसे वलीद ने बताई थी।
जो कि घर की सारी रिपोर्ट्स अपने पास रखता था। आसपास जो खबर होती उस पर वलीद के कान लगे रहते थे। इमामदानी ने दो टोक इनकार कर दिया था, लेकिन उसके इनकार को किसी को खातिर में न लाते माह रमजान के आखिरी अशरे में उसका निकाह तय कर दिया गया था। वो मर तो सकती थी, लेकिन हैदर हमदानी जैसे हिटलर और हलाकू खान से वो शादी नहीं कर सकती थी। वो तो उसकी जिंदगी अचेरन कर देता, बिना हक के उसे इतनी पाबंदियां आयद करता, और हक लेकर तो उसकी जैसे सांसें ही तंग कर देने वाला था। हादिया की सूरत, हिबा का इनकार हैदर तक पहुंच चुका था। वो खुद भी इस रिश्ते के हक में नहीं था, लेकिन हिबा की हरदर्मी ने उसे गोया जिद दिला दी थी। इसलिए उसने बखुशी बीजान को हाँ कहकर अपनी रजामंदी सौंपती थी, जबकि हिबा हमदानी के लिए खुलकर सांस लेना थोबर होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उसके हाथों पैरों से जैसे जान निकल रही थी। अम्मी, वो किचन में ही तो उन्हें मसरूफ देखकर बीजान से जैसे चल उठी, जैसे आग चूल्हे में नहीं बल्कि उसके अंदर लगी हो। हिबा, मैं मसरूफ हूँ, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ, अफ्तार की तैयारी करनी है मुझे, उन्होंने सख्ती से कहकर रुख फेर लिया। वो जानती थी कि आज कल हिबा ने एक ही रट लगाई हुई है कि उसे निकाह नहीं करना। इतनी तौफीक नहीं होती तुमसे कि माँ अकेले किचन में खबार हो रही है, आकर कोई काम ही करवा ले, पड़ी रहेगी अपने कमरे में बस। वो उसकी हड हरामी पर कुर्ती तेजी से हाथ चला रही थी। आसफा बेगम बाजार गई हुई थी हिबा के लिए निकाह का जोड़ा खरीदने। उन्होंने उसे साथ चलने के लिए दावत भी दी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसे किसी शय में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बस नहीं चलता था कि हैदर हमदानी को मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती। प्लीज अम्मी, अल्लाह का वास्ता है, जो कहेंगी वो करूंगी, सारे रोजे भी रखूंगी, अफ्तारी भी बनाऊंगी, 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद भी पढ़ूंगी, उसे निकाह रोक दे। वो रूहान सी होती, उनका बाजू उम्मीद से थाम कर बोली, ये निकाह बीजान ने तय किया है, सिर्फ वही उसे रोक सकती है, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है। और अब तुम ये बेदीदों की तरह मुंह फाड़कर उन्हें इनकार मत कर देना। वो पहले ही बहुत बीमार है। तुम्हारे अब्बू ने कहा उन्हें कोई इस रिश्ते के हवाले से उल्टी सीधी बात ना कहे। उन्होंने उसे रास्ता दिखाते के साथ साथ दरवाजा बंद करके कफल भी लगा दिया था। जब हिबा हमदानी उनका मुंह तकती रही थी, कोई हरबा उसके काम ना आ सका, और उस रोज अफ्तार के बाद काजी साहब आए और हिबा हमदानी को हैदर हमदानी के निकाह में दे दिया। हैदर हमेशा की तरह संजीदगी ओढ़े बहुत सोबर लग रहा था, जबकि वो किसी मासूम कली की मानित मुरझाई हुई उसके पहलू से लगकर बैठी थी। पिछले 2 रोज से उसने भूख हड़ताल की हुई थी, इसलिए कमजोरी के सबब उसे बुखार भी हो गया था। लेकिन क्या फायदा अपनी इतनी जान चलाने का, निकाह तो फिर भी नहीं रुका था। उसे हनूस हैदर हमदानी की बीवी बनना पड़ा था। या अल्लाह, अब देख रहे हैं ना ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पुरोनी सूरत बनाए बैठी थी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल उठाया। कबूल है, लेकिन ये जबरदस्ती है। वो मिनमिनाई तो हैदर हमदानी ने बखूर सुना और जबरे भींच लिए। कबूल है? फिर पूछा गया। हाँ हाँ कबूल है, वरना बीजान मेरी गर्दन पर छुरी रख देंगे, उसने खुद तरसी से कहा। अब हैदर हमदानी उसे ये नहीं कह सकता था कि वो चुप करके बैठे और फजूल बकवास ना करे, क्योंकि एजाबो कबूल हो रहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तीसरी बार दोहराया गया। हाय अल्लाह, कितनी बार पूछेंगे? वो तड़प कर बोली, ये बा, ये रवायत है, 3 मरतबा पूछा जाता है। नफीसा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे तनबिया की। आप ही, आज तो ये मौलवी तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क छिड़क कर दरार निकाल कर ही दम लेगा तुम्हारी। वलीद ने हंसी दबाते उसके कान में मुंह घुसाया तो उसका सर तोड़ने की कोशिश पर बुरी तरह से मचल उठी थी। कबूल, बेदिली से कहकर वो लब काट गई थी। पता नहीं क्यों करीब बैठा हैदर हमदानी उसकी दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। उसकी तमाम बड़बड़ाहट और मनमनाहट वो बखूर सुनता, अपने नसीबों पर ठीक से मातम भी नहीं कर पाया था। ये लड़की सारी जिंदगी उसे यूं ही तिगनी का नाच नचाने वाली थी, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि अगर हिबा ने ज्यादा बदतमीजी की तो उसके पर ही काट देगा, और उसे इस लायक ही नहीं छोड़ेगा कि वो आइंदा उससे नजरें भी मिला सके। रुखसती ईद के बाद तय की गई थी, और यूं हिबा महसूस कर रही थी जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को कुछ दिन आजाद छोड़ दिया गया। उसका दिल किसी शय में नहीं लग रहा था। वो बस सारे घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी। वीजान को कहना था कि उसे कोई ना छेड़े, क्योंकि रुखसती के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। इसलिए कोई भी
اس کی خاص پرواہ نہیں کر رہا تھا، اور یہی چیز اسے چپ رہی تھی۔ چاہے مر جاتی، ان سب کی بلا سے کوئی اس کے لیے فکر مند ہونے والا نہیں تھا۔ تاہم اس نے خود ہی موڈ ٹھیک کر لیا تھا کہ اب اگر نکاح ہو ہی کیا ہے تو رخصتی سے چند قبل گل کھل کر سینے میں کوئی قباہت نہ ہوگی۔ وہ چند دن عیش و عشرت میں مستیاں کرتے ہوئے گزارنا چاہتی تھی، لیکن یہ بخار کہیں چین ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ صبح سے اس کا جی متلا رہا تھا، اس لیے وہ آج کل روزے بھی نہیں رکھ رہی تھی۔ بخار کی حدت سے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، بھوک زوروں کی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ کچن میں آ گئی اور الماری سے نوڈلز کا پیکٹ نکالیا۔ فریج میں دودھ اور فروٹس موجود تھے، لیکن اس کا میٹھا کھانے کا من ہی نہیں تھا۔ اس نے نوڈلز کا پانی رکھ دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حیدر ہمدانی اس طرف آیا۔ وہ اسفا بیگم سے افطار کا مینیو پوچھ رہا تھا، لیکن اپنی توپ نما بیوی کو وہاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اس وقت نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض میں دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے ہوئے تھی، کھلے بالوں کی لٹیں بے ترتیبی سے کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ نوڈلز کا پیکٹ اٹھانے کے لیے وہ مڑی اور سامنے وہ دشمن جان نظر آیا جس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ اس کی حرکت پر سستی اور پیکٹ کھل کر اسے ابلتے پانی میں ڈالنے لگی۔ شفاف جلد پر پیشانی سے گرتی لٹوں نے اس کی معصومیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسی پل حیدر ہمدانی سے سوچا کہ اگر اس لڑکی کی زبان کاٹ دی جائے تو یہ تو بہت خوبصورت لگے گی، اور اس کا دل عجیب سی لے میں دھڑکا۔ ہبا ہمدانی کو آج وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سارا دن کھاتی رہتی ہو، روزہ نہیں رکھ سکتی؟ اس کی گراہٹ پر وہ بلی اچھلی مگر جواب نہیں دیا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس نے پھر سے اسے بولنے پر اکسایا، لیکن وہ بے نیاز بنی رہی۔ حیدر ہمدانی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ آج کے بعد تم مجھے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرتی نظر نہ ہو، اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے بولا۔ ہبا کی طبیعت پہلے ہی کافی خراب تھی، اوپر سے یہ جلاد آ گیا تھا اس پر دھونس جمانے۔ گھر والوں نے مل کر اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، زندگی برباد کر کے رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لینے لگی تھی۔ آج کے بعد اگر روزہ چھوڑا تو الٹا لٹکا دوں گا، سختی سے کہتے اس نے گویا چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی، سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، اور یہ لہر اتنی تیز تھی کہ وہ پلکوں کو مونڈے روک نہ پائی، اور اسے بلے کہ وہ لہرا کر گرتی۔ حیدر ہمدانی نے اسے بر وقت تھام لیا اور اس کے بازو میں وہ جھونک گئی۔ وہ ایک دم گھبرا اٹھا، یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو محض روپ جمانے کی خاطر سے ڈرا رہا تھا تاکہ آنے والی زندگی میں اس کی دعویداری بن کر رہے، مگر وہ تو کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ٹوٹ کر اس کی باہوں میں گر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس سمے حیدر ہمدانی کی جان پر بنائی تھی۔ اس لڑکی کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو اسے گود میں اٹھا کر چھت پر لے گیا، اور اس کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اور اسے بیڈ پر لٹا کر فوراً سے بستر پانی کے چھینٹے مارے وہ ہوش میں آ گئی۔ حیدر نے محسوس کیا تھا کہ وہ تیز بخار میں بھنک رہی ہے۔ ہبا ہمدانی نے آنکھیں کھولی تو سامنے اس ڈریگن پر نگاہ پڑی۔ اس نے اجلت سے اٹھنا چاہا، لیکن حیدر ہمدانی اس پر چپ گیا۔ لیٹی رہو۔ وہ استحقاق سے اس کے چہرے پر جھکا تو ہبا کے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ جیسے نیم بے ہوشی میں اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں چھوڑ دوں گا، ریلیکس۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کی پیشانی پر رکھ رہا تھا، اور ہبا اس التفات پر فنا ہو کر رہ گئی تھی۔ بس نہیں چل رہا کہ شخص کو دھکا دے کر یہاں سے نکل جاتی۔ 10 منٹ میں ہی اس کا بخار کم ہو چکا تھا۔ نفیسہ بیگم ولید کے ساتھ اپنے میکے میں افطار پارٹی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی، جبکہ آصفہ بیگم بی جان کی مالش کر رہی تھی۔ اسے کوئی اس طرف نہیں آیا تھا۔ حیدر ہمدانی پورے دل سے ان کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ وہ اس سے عشق نہیں کرتا تھا، لیکن نکاح کے بعد جیسے اس کے جذبات بدل گئے تھے۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، شاید اسے عادت ہو گئی تھی اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے کی۔ تبھی وہ خاموشی کی بکل مارے بالکل سے اچھی نہیں لگتی تھی۔ حیدر، وہ ہکلائی تھی جانے حیدر۔ وہ پانی کا باؤل ایک طرف رکھ کر بولا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس نے منت کی، یہ کمرہ تمہارا ہی تو ہے۔ وہ پٹری سے اترا تو اس نے خشک لبوں پر جیسے زبان پھیری۔ حیدر نے اس کی حرکت بخود ملاحظہ کی۔ پیاس لگ رہی ہے کیا؟ آج دیتا گمبھیر لہجہ وہ نفی میں سے ہلا گئی۔ اس کے تیور بڑے خطرناک لگتے تھے۔ حیدر نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، لیکن اس سے قبل حیدر ہمدانی اس پر قابض ہوتا
وہ اس کی خوش لبوں کو سیراب کرنے لگا، جبکہ وہ ماہی دن بھی آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مردانہ کلون کی خوشبو اس کے حواس مکمل کر گئی، سانس رک رک کر آنے لگا، کسرتی وجود پورے تمتراک سے اس نازک دوشیزہ پر چھا چکا تھا۔ گرفت نرم تھی مگر پھر بھی وہ تڑک اٹھی کہ اس کا لمس ہبا ہمدانی کو پاگل کیے دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمنوا اپنے جذبات پر پن باندھ کر سے الگ ہوا تو بجلی سے کوندے کی مانی لپک کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ حیدر ہمدانی کے چہرے پر بڑی ہی دلکش مسکان سج گئی۔ رات کو نفیسہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تو شدید بخار کی لپیٹ میں تھی۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ ششے رہ گئی۔ اسی وقت ان کے پیچھے حیدر ہمدانی بھی چلا آیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتا گویا ہوا، دیکھو بیٹا، اسے اتنا تیز بخار ہے لیکن یہ ڈاکٹر کو دکھانے سے انکاری ہے۔ تو انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ جب طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ تو اسے سختی سے پوچھا، لیکن وہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ اسے اس وقت کسی حیدر ہمدانی کو نہیں دیکھنا تھا اور نہ ہی اس سے بات کرنی تھی۔ اٹھو فوراً، میں گاڑی نکل رہا ہوں۔ نفیسہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہبا کا کندھا ہلایا۔ میں تمہارے ابو کو بتانے جا رہی ہوں، تم حیدر کے ساتھ چلی جاؤ بیٹا، اسے زبردستی لے جاؤ۔ انہوں نے اجازت دی تو سر ہلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ دھپ سے اس کے قریب بیٹھا۔ اٹھ جاؤ سویٹ ہارٹ، ایسے نہیں مانوں گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ دھمکی امیز لہجے میں اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ تو ہبا نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر ہمدانی نظروں کی اس چوٹ پر گائل ہی تو ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا ظلم کا پہاڑ نہیں توڑا تم پر، بس ایک چھوٹی سی شرارت ہی تو کی ہے، اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولا۔ ہبا سر جھکا گئی۔ چلو یار، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہی حرکت دہرانے پر اسے جھکتے ہوئے شرارت سے اسے باور کرایا تو کرنٹ کھا کر دور ہوئی اور پھر دوپٹہ اوڑھتی جوتے اڑس کر کھڑی ہوئی۔ گڈ گرل، اس کی مئی مئی گال سہلا کر رہ گیا۔ ہبا ہمدانی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ڈرپ لگانی پڑے گی، لیکن وہ تو گویا ہاتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ بہت دیر ہو جائے گی، اب دوائی لیں اور چلیں۔ اسے صاف انکار کیا تو حیدر ہمدانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرپ لگا لو میری جان، بہت ویک ہو رہی ہو۔ آج کل اس کا طرز تخاطب بڑا ہی دل پرانا تھا، جو کم از کم ہیبا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک روم میں ڈرپ لگا دی اور اس کے سر پر حیدر ہمدانی کسی اسرائیل کی طرح روح کھینچنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی میں ٹھیک سے لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی، مسلسل کنفیوز ہو رہی تھی۔ یہ رشتے کا استحقاق ہی تھا جو معنی خیز خاموشی میں سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر فون پر لگا رہا، شاید کسی سے بات کر رہا تھا، اور پھر چند بات اس کی جانب متوجہ ہو۔ ہبا ہمدانی نے اس کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی بے ایمان ہوا پڑا تھا۔ وہ جتنی دہاڑے مارتی کم تھا، جانے کب اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگتی تھی، جیسے اگر حیدر نہ ملتا تو وہ کسی اور کی نہ ہو پاتی۔ دونوں آنکھوں میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر حیدر ہمدانی نے اس خاموشی کو توڑا۔ I'm sorry ہبا، وہ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات پر معذرت کر رہا تھا جو وہ کب کا بھول گئی تھی۔ اس نے تو اس لمحے میں اٹک گیا تھا جب اس نے بے باکی سے اسے چھوا تھا۔ خود حیدر ہمدانی اسی پل کا اسیر ہوا بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا لوگ چاند تارے کیسے توڑتے ہیں اور محبوب کے قدموں میں کیسے بچھاتے ہیں، لیکن اپنی بات کروں تو میرا دل تمہاری ان آنکھوں سے جڑ گیا ہبا، میں اسے تم سے الگ نہیں کر پا رہا۔ وہ وہی الفاظ بول رہا تھا جو ہبا کے دل میں دبے تھے، جو زبان سے ادا نہیں ہو سکے تھے۔ بی جان نے پھنسا دیا مجھے قسم سے، مجھے سے ہاتھ ملنے لگا تو آپ ناپسند انکار کر دیتے۔ وہ پہلی بار ترک کر بولی اور پہلی بار وہ چنچلانے کی بجائے مسکرا دیا۔ ہبا غش کھا گئی۔ یارم، دل تو کب سے آپ کے نام کی صدائیں دیتا تھا، یہ تو ہم تھے جو ڈھیٹ بنے پھر رہے تھے۔ اس کا اعتراف نیا تھا اور ہبا کے لیے تو بالکل انکشاف جیسا تھا۔ ایسے مت دیکھو، پیٹ سے بگڑ گیا نا میں، ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے جتایا تو وہ فوراً رک پھر گئی، جبکہ اس کایا پلٹ پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ چاند رات مبارک ہو، وہ چھت پر چاند دیکھ رہی تھی جب حیدر ہمدانی نے اس کی کان میں سرگوشی کی۔ خیر مبارک، وہ دھیمے سروں میں بولی۔ اس کا بخار اب پہلے سے بہتر تھا۔ آج میں انٹرنیٹ پر
चैट जीपीटी को अपनी हालत ज़ाहिर के मुताबिक आगाह कर रहा था। मैंने उसे अपने एहसासात और जज्बात बयान किए और पूछा कि आखिर मुझे हो क्या गया है। तब उसने जवाब में पता है क्या लिखा? उसने मैंने खेल लहजे में कहते हैं उसे इस्तीफामियत है। उसने जवाब दिया कि मुझे हिबा से मोहब्बत हो गई है। मैं तो काफ़ी से ज़्यादा परेशान हो गया ये जानकर। तुम क्या कहती हो? वो यूँ बोला जैसे एक बहुत बड़ा मसला हो गया हो और उसकी राय जानना बहुत ज़रूरी हो। मुझे क्या पता? वो हया से गुलाल हो गई थी और इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, हैदर हमदानी ने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया था। इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? चांद रात का तोहफा नहीं लोगे क्या? तो उसकी आंखों में झांकता बोला तो हिबा सिटपटा गई। कोई आ जाएगा। उसकी कमर में बाजू कुसने लगा तो उसने एहतजाज किया। आने दो, मैं किसी से नहीं डरता। अपनी कानूनी और शरी बीवी को छू रहा हूं। कोई क्या कहेगा? उसकी नाक को छूकर लब उसकी गर्दन पर रख गया था और वो उसकी कुर्बत पर मदहोश होने लगी थी। हैदर, उसके लबों से सिसकी निकली। वो कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। वो एक बार फिर से बेखुद होने लगा था। हैदर, वो तड़पी जबकि जो जा बजा होंठ रखता से पागल कर रहा था। मेरा नाम पुकारोगी तो मैं ज्यादा तंग करूंगा। उसने जैसे सुनी ही नहीं थी उसकी बात। आई लव यू हैदर। और जो बात उसने अपने साय से भी छुपा कर रखी थी उसे हैदर के सामने कह दी और वो गहरा मुस्कुराया। तो हिबा हमदानी ने सर उसके सीने पर रखते बाजू पुष्ट पर लपेट कर उसे खुद में खींच लिया। ये लड़की उससे 9 साल छोटी थी मगर दिल उसके सामने हार गया था। हैदर हमदानी ने घुटने टेक दिए थे। वो उसे खुद में पीछे खड़ा था और फिर कुछ देर बाद जेब से चूड़ियां निकालकर उसकी कलाई में सजा दी थी। ईद मुबारक मोहतरमा। उसने फिर सरगोशी की। वाह, मेरी ईद ही इतनी थोड़ी। उसने मुंह बनाया तो हैदर ने हंसकर वॉलेट निकाला। ये पूरा तुम्हारा है सच? उसने झपट्टे से हाथ में उसे पकड़ा। हैदर ने वॉलेट वॉलेट पीछे छुपा लिया। इतनी आसानी से नहीं मोहतरमा, पहले ईदी मिले, हमारा मुंह मीठा करवाए, फिर ही आपको मिलेगा। मायने के इस जुमले पर वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई थी। हैदर उस पर झुका तो वो मजाफत नहीं कर पाई। ईद की खुशियां दुबाला हो गई थी। दो थकनजदा मुसाफिर नए एक महीने में जुड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। करीब खड़ी मोहब्बत उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ फैसले जो गलत नजर आए वो गलत नहीं होते, उनमें रूह का वादा छुपा होता है। आलमी अरवाह की कस्में पोशीदा होती हैं। उन दोनों की रूहों ने भी एक दूसरे को मुंतखब कर लिया था कि सदियों कबल जो वादा किया था वो उसे इस दुनिया में अब वफा करने का वक्त आन पहुंचा था।